बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, अभी हमने स्टार्ट करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। मुझे तलाश है ऐसी मोहब्बत की जो जनवरी की ठिठुरती सर्दी में जाड़े जैसी हो, फरवरी की खुशबू में बसी शाम जैसी हो, मार्च के रंग बिरंगे फूल जैसी हो, अप्रैल की पुरुमीद बहारों जैसी हो, मई की सलोनी उदास शाम जैसी हो, जून की सुलगती बेचैन दोपहरों जैसी हो, जुलाई की बिन बरसातों जैसी हो, अगस्त की हबस ज़्यादा शामों में खुशगवार झोंके जैसी हो, सितंबर के मोहब्बत के नाम पर जानिसार होने वाले वतन जैसी हो, अक्टूबर के सर्द खज़ां रसीदा बिखरे पत्तों जैसी हो, नवंबर की रातों के दिलफरेब ख्वाबों जैसी हो, दिसंबर की सर्द चांदनी रातों जैसी हो। हाँ, बस वो मेरी जैसी हो। माँ सदके चली जाए, मोहब्बत नहीं चाहिए, पूरा महीने का स्टॉक चाहिए। चूँकि लड़की छत पर चढ़ी हुई थी और बाकी खवातीन बारात के इस्तकबाल के लिए शामियाने की तरफ जा चुकी थी। सारा घर खाली हुआ पड़ा था। वो बेदिली से दुल्हन के कमरे की सिमत पड़ गई, जहाँ पर बड़ी बाजी दुल्हन के साथ मौजूद थी। तुम्हारे भाई ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। टिश्यू पेपर से नाक और आंखें पोंछती दुल्हन के मुंह से बड़े भैया का जिक्र इसे बड़ा अजीब लगा। तुम्हारे भाई शहजाद ने मामू से कहा था कि अपनी बहन की कभी भी कमाल भाई के साथ रुखसत नहीं करेंगे। सदीका बाजी ने भैया का दफा किया। वो एक दफ़ा रिश्ता लेकर तो आते, मैं कैसे भी करके घर वालों को मना लेती। दुल्हन ने एक शिकायती नज़र सदीका बाजी पर डाली। देखो खालिदा, अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर दरवाजे पर बारात आई खड़ी है, किसी ने सुन लिया तो तूफान खड़ा हो सकता है। सदीका बाजी दरवाजे की सिम देखती से चुप करवाने लगी। वैसे भी खालिदा के हद से जज्बाती और निडर रवैये ने इन्हें परेशान कर डाला था। बहुत कुछ हो सकता था अगर तुम्हारे भाई चाहते। वो चाहते तो मोहब्बत में रुसवाई कभी मेरा मुकद्दर न ठहरती। खालिदा की सुई वहीं अटकी थी। मैं ज़रा बारात देखा हूँ। सदीका बाजी इसकी जज्बातियत से घबरा कर उठ खड़ी हुई। अगर कोई सुन लेता तो क्या क्या ना बातें बनती। सदीका बाजी इसके पास से गुस्से के बाहर निकल गई, जबकि वह लफ्ज़ मोहब्बत पर अटकती खड़ी थी। 6 साल गज़ल मोहब्बत के मीम से भी वाकफियत न रखती थी, मगर वो इतना जान गई थी कि मोहब्बत ज़रूर कोई ऐसी कीमती शय जिसके ना होने से दुल्हन को खूबसूरत कपड़े और कीमती जेवरात भी खुश नहीं कर सकते। या अल्लाह, मेरे भैया के पास खालिदा बाजी की मोहब्बत रह गई। मेरे प्यारे अल्लाह, भैया यहाँ आ जाए और इनको मोहब्बत वापस कर दे। प्लीज़ इन्हें यहाँ भेज दीजिए। बेशक मोहब्बत से ना वाकिफ़ थी, लेकिन इतना वो समझ गई थी कि अगर दुल्हन को मोहब्बत ना मिली तो वो यूँ ही रोती रहेगी। और फिर रुखसती होने तक वो बार बार अल्लाह से भैया के आने की दुआएं मांगती रही थी, लेकिन ना भैया को आना था ना वो आए। यहाँ तक कि खालिदा बाजी अपने प्यारे से दुल्हे के संग रोती भी रुखसत हो गई। 6 साल गज़ल को ज़िंदगी में पहली बार अपने प्यारे अल्लाह और भैया से एक साथ शिकवा हुआ। क्या था अगर अल्लाह ताला भैया को भेज देते और वो खालिदा बाजी को इनकी मोहब्बत वापस कर देते। न जाने कितनी कीमती होगी, दुल्हे ने ख़रीद कर दी भी होगी या नहीं। घर वापस आके भी न जाने कितने दिन वो इसी बात को सोचती रही। माँ सदके चली जाए। हम शजर थे, शजर ही रहे। वो मौसम था, बदलता ही गया। घर में बाजी सदीका के रिश्ते की बात चल रही थी। गज़ल को तस्वीर में नज़र आते प्यारे से फहद बहुत पसंद आए। इसने मुस्कुराते मैंने अपने बहनोई होने की सन्नत अता कर दी थी। घर भर में एक खुशगवार सी हलचल छाई हुई थी। सफ़िया बाजी भी अपने दो बच्चों अरहम और एमन समेत कल से आई हुई थी। सब बहुत ही खुश थे। बरसरे रोज़गार सरकारी नौकरी करने वाला फहद सबको पसंद आया था। अगले जुम्मे को लड़के वालों ने मंगनी की रस्म करने आना था। लड़के वाले तो ना आए, मगर इनसे पहले सफ़िया बाजी के जेठ और जेठानी अपने बड़े बेटे के लिए सदीका बाजी का रिश्ता लेकर आ गए। सदीका बाजी जो कई दिनों से कमरा बंद थी, आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अम्मी तो इनका मुद्दा सुनते ही हत्थे से उखड़ गई। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर करूँगी? अम्मी के लहजे में कुछ गुस्सा और कुछ गुरूर छलक रहा था। ये तो आप अपनी बेटी से पूछें, जिसने मेरे बेटे के साथ जीने मरने के वादे कर रखे हैं। जहर खाने की धमकियाँ दे रहा है हमें, वरना रिश्ता तो शायद हम भी ना लाते। सफ़िया बाजी की जेठानी भी कोई अपनी खुशी से नहीं आई थी, इसलिए अम्मी के अंदाज में इन्हें जताया। ए बहन, ज़ुबान संभाल के। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो अपनी बहन का छिला करवाने गई थी, कोई प्यार की पींगे बढ़ाने नहीं। अम्मी ने हाथ जलाते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। वैसे भी इन्हें सदीका बाजी पर बहुत एतबार था। ठीक है बहन, आप एक दफ़ा सदीका बाजी को बुला दें। अगर वो भी यही कहती हैं तो हम चुपचाप वापस चले जाएंगे। कब से खामोश बैठे बाजी के जेठ खोया हुए। अम्मी ने खा जाने वाली नज़रों से इन्हें घूरा। चौखट पर खड़ी गज़ल भाग के सदीका बाजी के कमरे में आई, जहाँ वो सफ़िया बाजी के गले लगी रो रही थी। प्लीज़ बाजी, अम्मी को मना ले, वरना वो जहर खा लेगा। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगी। वो बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। सदीका बाजी मुसलसल रोए जा रही थी और गज़ल एक बार फिर से लफ्ज़ मोहब्बत पर उलझी खड़ी थी। वो 6 साल गज़ल नहीं बल्कि मैट्रिक पास गज़ल थी और बहुत ज़्यादा नसीब, मगर मोहब्बत से वाकिफ़ ज़रूर हो गई थी। इसे बेसाख्ता खाला सुरैया की खालिदा बाजी याद आई। वो भी तो मोहब्बत के लिए रो रही थी। तभी तनफन करती अम्मी अंदर आई। ये रोना पीटना बंद करो, जाके बता के तो इनके बेटे से कोई मोहब्बत नहीं करती। वो सदीका बाजी का हाथ पकड़ते ने समझाती हुई ले जाने लगी। मगर अम्मी, सदीका बाजी ने एहतजाज करना चाह मदद तलब नज़रों से सफ़िया बाजी को देखा।
चुप करके जो कहे वो कर, वरना रात को तेरा बाप और भाई आएगा ना तो सब इन्हें बता दूंगी, तुझ समेत वो इस कमीने को भी गोली मार देंगे। गैरतमंद है वो। अम्मी की धमकी पर एक पल के लिए सदीका बाजी का दिल दहल उठा। क्या बैद कमाल भैया और अब्बू ऐसे कर गुजरे जैसे अम्मा ने कहा। वो चुपचाप दिल के 100 टुकड़े करती खामोशी से सईद के घर वालों को मना कर रही और इनके जाने के बाद कमरा बंद हो गई। न जाने कितने दिन बाजी रोती रही और मम्मी के कठोर चेहरे को देखती रही। पता नहीं अम्मी के दावे कहाँ गए कि वो सदीका बाजी से बहुत प्यार करती। अगर सच में वो प्यार करती तो इनके लिए इतनी बेरहम साबित होती। जब सदीका बाजी के दिन मुकर्रर कर दिए गए तभी कहीं से भैया को खबर होगी। वो बाजी को सीने से लगाए बार बार ये कह रहे थे कि काश वो इनसे जिक्र करती और गज़ल इन्हें देख कर रह जाती। खालदा बाजी के बारे में तो बाखबर थे, अगर इतने अच्छे होते तो इनके साथ बेवफाई क्यों करते। 15 साल गज़ल जो एक बात समझी तो वो ये थी कि मोहब्बत लड़कियों को कभी रास नहीं आती, इसलिए जितना वो इन कांटों से अपना दामन बचा के चलती रहे। फ़हद भाई एक अच्छे शरीके सफ़र साबित हुए। बज़ाहिर अम्मी ने इनके लिए बेहतरीन का इंतखाब किया, पर दिल के मामले अजीब होते हैं। कदमों में सारी दुनिया ढेर हो जाए मगर ये पहली कसर को किसी तवीज़ सा सीने से लगाए रखते हैं। कमाल भैया 2 बच्चों के बाप बन चुके थे। गज़ल इनके चेहरे पर कभी खालदा बाजी के लिए कोई जज्बा नहीं देखा। हालांकि खालदा बाजी सिर्फ 2 साल ही अपनी शादी निभा सकी। मुर्दा बेटे को जन्म देकर वापस तलाक लेकर आ गई थी। गज़ल ने पहली दफ़ा कमाल भैया को इनके लिए स्टैंड लेते देखा। मम्मी को मना के खाला के घर भी ले गए थे। रूखे से रहने वाले शहजाद भाई ने भी काफ़ी गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। गज़ल से छोटी सिला भी इनके साथ गई थी। बज़ाहिर अम्मी आ तो गई मगर अपने कवारे खुबरू बेटे के लिए तलाक याफ्ता बहू इन्हें हरगिज़ नहीं चाहिए थी। वैसे भी वो बेटा था, बेटी नहीं जिसे ज़ोर ज़बरदस्ती से वो दबा लेती। वो डालने तो रिश्ता गई थी मगर कुछ भी कहे बिना वापस पलट आई। कमाल भैया को इनकी खामोशी बेचैन करी थी। देखो कमाल, तुम्हारे कहने पर मैं चली तो गई पर मेरा दिल किसी सूरत भी राज़ी नहीं हो रहा। अम्मी ने भीगे लहजे में अपनी लाचारी जाहिर की। कमाल भैया को चुप ही लगी। रात को मुश्ताक साहब ने वालिद होने के नाते इन्हें समझाया। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कमाल, अगर वो कवारी होती तो क्या इसका रिश्ता तुम्हें देते? क्या तब भी तुम्हें इनकी ऊंची मैयार पर पूरा उतरते? सवाल जहरीले नाक थे जिन्होंने कमाल भैया की अना को डसा था। वो बिलबिला उठे। यूँ बीच में अना आने से ये कहानी फिर से अधूरी रह गई। चलो इत्थे तो आवे दावा ही बिगड़िया होया मोहब्बत दे पिछे। मोहब्बत मुनफरिद है इसलिए सारे खेलों में जो हारा फिर नहीं खेला, जो जीता इसने तौबा की। गज़ल इन दिनों बीए करके फारिग बैठी हुई थी। फुर्सत के लम्हात में इसका सारा ध्यान कुकिंग की तरफ था। वो नितने पकवान पका के घर वालों के मैदों का इम्तिहान ले रही थी। कुछ बहुत अच्छा पकता और कभी होटल से मंगवाना पड़ता। अलबत्ता सिला की ऐश थी, इसे गज़ल के हाथ के बने चाइनीज़ खाने बहुत पसंद आए थे। वो आए दिन पकवा के अपनी दोस्तों में अपनी धाक बिठाती रहती थी। जब कभी वो खुद ना पकवा के ले जाती, इसकी चटोरी दोस्तें खुद ही घर आ दमकती और बेचारी गज़ल इनकी फरमाइशें पूरी करते ख्वार होकर रह जाती। गज़ल आपी, आपके हाथ में जादू है, कसम से पेट भर जाता मगर नीयत नहीं भरती। सिला की दोस्तें चटखारे भरती, इसकी तारीफ़ की जाती। काश मेरे पास कोई ऐसा जादू होता कि मैं तुम सबको गायब कर देती। गज़ल चिढ़ के कहती, जो कि वो सब ढीठों की तरह खीखी किए जाती। सिला ढीठ और इसकी दोस्तें इब्ने ढीठ। गज़ल राय कायम करती और वो सब इग्नोर। भैया मुझे लाइब्रेरी जाना, आप ड्रॉप कर देंगे? नक्सक से तैयार कमाल भैया को अपने कमरे से बाहर आता देखकर इसने फरमाइश दागी। आज तो मुमकिन नहीं, मम्मी की तरफ जा रही हूँ। कांधे पर बैग लटकाए हंजला की उंगली थामे भैया के पीछे आती शैला भाभी ने जवाब दिया। गज़ल ने एक नज़र भैया को देखा जो इस पल ताबेदार शौहर बने खड़े थे। वो फरियाल को प्यार करती अपने कमरे की सिमत बढ़ गई। कभी कभी वो सोचते अगर शैला भाभी की जगह खालदा बाजी यहाँ होती तो तब भी भैया यूं ही चोरों के गुलाम बने फिरते। जवाब हमेशा नफ़ी में आता। अरे गज़ल इधर आओ, तुम्हारी सास बात करना चाहती है। वो अपने कमरे में जा रही थी कि अम्मी ने आवाज़ लगाई। गज़ल धड़कता दिल लिए इनकी सिमत बढ़ गई। वो बातें करते हुए इतनी बार फारिस का जिक्र करती थी कि गज़ल की बेसाख्ता नज़रें उंगली में जगमग करती अंगूठी से चिपक कर रह जाती। फारिस के चचा पिछले 6 माह से सऊदी अरब गए थे। मंगनी पर वीज़े में मसले की वजह से वो आ ना पाए और अब इनके आते ही दोनों घरानों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगी थी। बाजी सफ़िया और सदीका के साथ बाज़ार के चक्कर लगा कर वो घन चक्कर बन चुकी थी। बाज़ार में जो चीज़ बहुत अच्छी लगती वो घर आके अहमी सी लगती। गज़ल बुरी तरह सटपटाई हुई थी, से खुद से ज़्यादा फारिस का ध्यान रहता था। पता नहीं वो कैसे कपड़े पसंद करते होंगे, मुझे किस तरह देखना चाहता होगा, कहीं पसंद ही ना आई तो। इसके खुद से हफ्ता वहम अरूज पर थे। बेटा वो घर डिज़ाइन करता है, बीवी नहीं। कभी कभी सफ़िया बाजी चिढ़ते हुए कह रही थी। यही तो मसला बाजी, ऐसे बंदे हर चीज़ में नफासत पसंद होते हैं, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ तो तुम 2 किलो पेंट मुँह पर मलने की बजाय चेहरा धुला ले जाना, बात ख़त्म। सदीका बाजी हल पेश करती चिढ़ते हुए। लेकिन दुल्हन तो सजी सवरी अच्छी लगती है। इसके सामने अब तक की देखी सभी दुल्हनें घूमने लगी। गज़ल आप ऐसा कीजिएगा कि अपने हाथ से बनी कोई भी मज़ेदार डिश ले जाइएगा। देखिए कब भाई खाने में मसरूफ़ होकर आप पर तवज्जो नहीं देंगे। सिला की दोस्तें भी मशवरे देती, अगर वो नहीं देखेंगे तो इतने पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा। वो एक और नुक्ता उठाती। उफ़, सब बेसाख्ता कोरस में कहती और यहाँ वहाँ खिसक लेती। अब बेचारी गज़ल क्या करती, सब ने मिलकर फारिस का इमेज ही ऐसा बना रहे थे कि इसे लगता है पहले दिन ही से ढेर सारा लेक्चर सुनने को मिलेगा। खैर अल्लाह करके वो दिन भी आन पहुँचा और मासूम और हमेशा सादा रहने वाली गज़ल सज के फारिस के संग रुखसत हो गए। सब ने शुक्र का कलमा पढ़ा कि सब खैर आफियत अंजाम पा गया।
वो जब लड़की थी, इसको रास आता था सर्दियों के मौसम में खिड़कियाँ खुली रखना। बका नूर बने बड़े से शानदार घर में इसका इस्तकबाल बड़े जोशो खरोश से किया गया। फ़ारिस की माँ कई बार इसे खुद से लिपटाकर इसकी पेशानी चूम चुकी थी। इसके साथ बैठे फ़ारिस का मोबाइल फ़ोन गुनगुनाया। वो कॉल सुनने के लिए साइड पर हुआ, फिर बाहर निकल गया। गज़ल औरतों में अकेली खिरी थी, फिर अचानक घर के अफराद एक एक करके खिसकना शुरू हो गई। औरतों में खलबली सी मची, जिसे समझते हुए किसी ने इसे उठाया फ़ारिस के कमरे में छोड़कर चली गई। न जाने क्या हुआ था जो एकदम कह के मानित पड़ गया और फ़ारिस समेत सभी अफराद कहाँ चले गए। परेशान सी गज़ल कमरे का जायज़ा लेने लगी। नफासत से सजा बड़ा सा कमरा फ़ारिस के आला ज़ौक़ की गवाही दे रहा था। फ़ारिस का ख्याल आते इसकी हथेलियाँ भीगने लगी और गुलाबी गाल गंधारी होने लगे। फ़ारिस इसकी पहली मोहब्बत, जिसे घर वालों ने इसके लिए चुना था। अम्मी का फ़ैसला था और गज़ल जानती थी इसके हक़ में कभी गलत साबित नहीं होता था। खटके की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। स्याह शेरवानी में फ़ारिस दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उफ़, क्या सोचता होगा मुझे बेड पर तो सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। उफ़, क्या सोचता होगा मुझे बेड पर तो कम से कम बैठ जाना चाहिए था। खुद को कोसते हुए बेड की सिंध पड़ी। तभी फ़ारिस ने हाथ पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा और बेआसान होती इसके सीने से जा टकराई। धड़कनें बेतरतीब हुई। वो इसकी आंखों में देख ही ना पाई, वरना जान पाती इसकी तरफ उठी नज़र में कौन सा एहसास मौजूद था। वो इसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ा। गज़ल ने पूछना मुनासिब न समझा। वो इसका शरीके सफ़र था, जहाँ चाहता ले जाता। वो भला सवाल करने वाली कौन होती थी। फ़ारिस ने लॉन में लाके से धकेलने के अंदाज में छोड़ा। वो तब भी न चौंकी। हालांकि इसकी अजीबो गरीब रवैया, सख्त गिरफ्त और जारियत चौंकाने वाली चीज़ें थी, मगर वो महसूस ही कब करी थी जो चौंकती। आज हिसाब बराबर चाचू। फ़ारिस का लहजा ठिठरता हुआ तो था। गज़ल तब भी न चौंकी, यूं ही झट चुका है खड़ी रही। हालांकि कदमों में लॉन की नरम घास नहीं, बल्कि बजी हुई सीमेंट की सड़क थी। हाँ, कुछ सड़क जैसी थी। जैसा भाई था वैसा ही ये होगी, इसलिए ऐसों की जगह घर नहीं सड़क होती है। फ़ारिस बोला था, लेकिन फ़ारिस ये क्या बोला था। पहली दफ़ा गज़ल ने चौंक कर कोई खतरा या अनहोनी महसूस करके सर उठाया। सामने फ़ारिस खड़ा था, बिल्कुल सामने। वो घर के अंदर था। ये हैरत की बात नहीं थी, बल्कि हैरानकुन तो ये था कि इसके सामने गज़ल खड़ी थी, गेट के बाहर, यानी घर से बाहर। इतना हैरान क्यों हो रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं समझा देता हूँ। इसने एक तरफ खड़े अरसलान का हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया। ये चाचू हैं मेरे। 15 साल पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी की रात पता चला इनकी दुल्हन तुम्हारे भाई की महबूबा थी। वो बिल्कुल सामने खड़ा लफ्ज़ और नज़रों से तीर बरसा रहा था। ये देखे बिना के मुकाबिल मुजरिम है भी या नहीं। गज़ल ने ज़रा सी पत्थर हुई नज़रों को जहमत दी, सिर्फ ज़रा सी जंबिश पर दुनिया हिलकर रह गई। सामने खालदा बाजी का दूल्हा खड़ा था, जिसकी हथेली पर लगी मेहंदी गज़ल को बड़ी अजीब लगी थी। वो इसके पास खड़ी सुरख खाक सी मेहंदी सी देखती रही थी, और इतने सालों बाद इस मेहंदी की आग गज़ल के इर्द गिर्द दहकती हुई से खाक करने पर तुली थी। फ़ारिस, क्या बचपना है, गज़ल को अंदर आने दो। फ़ारिस की माँ आगे बढ़ी। बचपना तो कभी दिखाया ही नहीं माँ, क्योंकि बचपन तो बाप जैसे चचा के आंसुओं को पोरों पर चुनते गुजर गया। इसने एक नफ़रत भरी नज़र गज़ल पर डाली। आज तो आईना दिखा रहा हूँ ताकि ये भी देखें इनकी क्रह सूरतें दिखती कैसी हैं। दफ़ा हो जाओ, जाके बताओ अपने गैरतमंद भाई को कि जब इज़्ज़त का जनाजा निकलता तो रूह कैसे ज़ख्मों से चूर होती है, जिस्म कैसे मट्टी का ढेर बनता है। बताओ इसे कि जब अपनी ही कब्र पर फूल चढ़ाने वाले थे तो कैसा लगता है। फ़ारिस ने इसके मुँह पर गेट बंद किया। अगर वो गेट के दरमियान में भी खड़ी होती तो तब भी ऐसा ही करता। इसे ऐसा ही करना चाहिए था। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ। रिजवान जहाँ बेटे के दुख पर तड़प उठे थे। अच्छा हुआ आज ही पता चल गई इसकी असलियत, वरना कल पछतावा दुगना होता। गेट से पुष्टक आते वो 2 आंसू गाल पर लुढ़क गए। मेरा दावा कितना गलत निकला चाचू कि आपकी बर्बादी के जिम्मेदारों को मैं आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। मैं तो इसके गले मिलता रहा और खबर भी ना हुई। इस तरारी कैफियत में घिरा वो खुद पर हंसा, जब सी हंसी। कम से कम इतनी इजाज़त दे दो कि मैं इसे घर छोड़ाऊँ। रिजवान जहाँ ने मजबूता साहब के मालिक बेटे को लड़खड़ाते देखा तो हथियार फेंक कर बेबसी से इजाज़त चाहिए। बड़े खुदगर्ज लोग हैं बाबा, इन्हें ये मौसम कुछ नहीं कहते। बिगड़ता तो हमारा घर भी और दिल भी। इशरत जहाँ रोती हुई अंदर भाग गई। कोने खुदरों से झांकते मेहमानों ने मुकम्मल तमाशा देखा था, बड़ा ही लुत्फ़ लिया था। बगारत इंसान जो तेरे उन्हें आके इदा दी कोई जलील हरकत की तो ओहदे भरा दी महबूबा निकली तो ओहदे उनका की कसूर। बड़ा ही लानती निकलिया बई तू ते। काश चाचू आप रिश्ता होने से पहले आ जाते, मैं इतना रुस्वा तो ना होता। वो मेहमानों पर नजरें जमाए बोला। अरसलान वापस अपने कमरे की तरफ पलट गए। काश वो वापस ही ना आए होते, कमाल से मिले ही ना होते। अगर मिले लिए थे तो फ़ारिस को ना बताते, कम से कम ये तो ना हुआ होता जो अबू है। चल तू तो तमाशा देख लिया ना, तीली ला के हर पासे। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी तूफ़ानी बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मुसलसल 2 घंटे से गेट के पास बैठी भीग रही थी। रिजवान जहाँ 2 दफ़ा आकर घर छोड़ने की ऑफ़र कर चुके थे, मगर वह हर बार नफ़ी में सर लाने इनकी उम्मीदों को तोड़ चुकी थी। इसे बादलों के गरजने से हमेशा डर लगता था, मगर आज जो बिजली इसके हवासों पर गिरी थी, इसके सामने आसमानी बिजली बेमानी होकर रह गई। कमरे की खिड़की से सही लावारसों की तरह बैठा देखकर मजबूरन इशरत जहाँ ने कमाल को फ़ोन कर दिया। ने डर था कहीं भीगने से गज़ल की सेहत ख़राब ना हो जाए। कमाल की गाड़ी गेट के पास रुकी और वह छतरी ताने गज़ल के पास पंजों के बल आ बैठे। खिड़की के पास झांकते फ़ारिस ने लब पर तंजिया मुस्कुराहट के लिए। बस इतना ही दम था, इतनी वफा थी तुम में। तनफ्फर ज़रा सा खिड़की के पास से हट गया। ज़िंदगी ने एक ऐसी करवट ली कि कल तक वो कितना खुश था और आज लाखती लानत तेरी ज़िंदगी थे।
घर चलो गज़ल। कमाल ने उछड़ी हुई बहन के कंधे पर हाथ रखा। जाना चाहती हूँ भैया, पर वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। अजीब खोया खोया सा लहजा था कमाल को। इसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। मैं घर ले जाने आया। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, मैंने निकाह से पहले तक आपके आने की दुआ मांगी थी, पर कबूल ही नहीं हुई। मेरी दुआ रद्द हो गई थी। इसने मेहंदी से रंगी हथेली को घूरा। लेकिन वो दुआ इस दिन मांगी थी। बाखुदा आज मैंने आपके आने की हरगिज़ दुआ नहीं मांगी। आप अगर इस दिन आ जाते तो आज आपको आना ही ना पड़ता। कमाल की नज़रें बेसाख्ता शर्म से झुकी। इस दिन सब समेट लेते तो आज कुछ बिखरता ही नहीं। इसने कमाल के चेहरे से नज़र हटाकर इस खिड़की की तरफ देखा जहाँ मौजूद एक खेवला चंद लम्हे पहले गायब हुआ था। उठो गज़ल, यकीन रखो मैं सब ठीक कर लूँगा। कमाल ने खड़े होते हुए इसे उठाना चाहा। इस दिन करते, इसी दिन ही कर लेते तो शायद मैं बारिश में भीगती गेट खुलने का इंतज़ार न करी होती। वो इनके हाथ चटकती बेरुखी से बोली। कमाल जज्बस होकर रह गए। प्लीज़ भैया चले जाएँ यहाँ से। आपकी बदौलत मेरा दुआओं से एतबार उठा था, मगर आज नहीं। आज अल्लाह को मेरी सुनने के लिए पहले आसमान पर आना ही होगा। फिर चाहे वो मुझ पर हर दर बंद कर दे, मगर ये दर इसे खोलना ही होगा। इसने बरसते आसमान से आंखें चार की धुंध के पार बेबसी में लिपटी हुई खामोशी इल्तिजा भेजी। यकीन था वो सुन लेगा, सुन ही लेगा। जो कुछ यहाँ देखा और सुना, इसका पर्दा आप मेरे नहीं अपने लिए रखेंगे। इसने गलत नज़र भी कमाल पर न डाली। नज़रें तो खिड़की से चिपकी रहेगी। घर से बार बार शैला की कॉल आ रही थी, वो सभी को बताए भी ना आए थे। इन्होंने शफकत से गज़ल के सर पर हाथ रखा और पलट गए। वैसे भी ब्याही बेटियों और बहनों पर ज़ोर ज़बरदस्ती का हक वालिदैन इन्हें किसी के संग रुखसत करते खो देते। प्लीज़ फारिस, मेरा यकीन न तोड़िएगा। खिड़की के हिलते पर्दों पर नज़र टकाए बोलते चाहिए अभी कुछ तो तरस खाओ फारिस। इस पर इशरत जहाँ इसके रूबरू आ खड़ी हुई। इस पर तरस खाने वाले आ गए हैं, आप फिक्र न करें। पीठ मोड़ता वो बज़ाहिर खुद को लापरवाह जाहिर करने लगा। 2 दफ़ा कहा था अंदर आने के लिए, पर वो नहीं आई। जब घर में आने के लिए इसे तुम्हारी इजाज़त दरकार है तो फिर वापसी के लिए इसके पास कश्तियाँ कहाँ बचती हैं। इशरत जहाँ कहकर पलट गई। इस दफ़ा चाह के भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सका। इसका यकीन टूटा नहीं था। गेट खुल गया और आने वाला फारिस था। गज़ल यूँ मुतमिन हुई जैसे इस लम्हे का इसे इंतज़ार था। बड़ी ढीठ साबित नहीं हुई तुम? यूँ बारिश में भीगकर साबित क्या करना चाहती हो तुम कि बहुत वफादार हो? गलत फहमी है तुम्हारी बीबी। फारिस एक दफ़ा सांप पर तो भरोसा कर सकता, मगर तुम पर हरगिज़ नहीं। तुम यहाँ एक रात बैठो या सारी उम्र, मुझे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। वो तंज के तीर बरसाता इसे 2 कौड़ी का कर रहा था। गज़ल के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान खिली। फारिस पूरी तरह चौंका। थका हुआ निढाल चेहरा, कम की शिद्दत और रोने के सबब सूजी हुई आंखें, मीठा मीठा मेकअप और इस पर सितम सोगवार हंसी। फारिस सलेआम लुट गया। दिल पर ऐसी वारदात हुई कि वो तिल मिला कर रह गया। तिल मिलाना बनता भी था। जा जाके खुदकुशी कर बगैरत इंसान। आया वड्डा नहीं चौथे मलियो बदले लैन वाला। लख लानत। फ़र्क पड़ता है, तभी तो आप रात के इस पहर बरसती बारिश में मेरे रूबरू खड़े। वो जता नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इसके अल्फाज फारिस के अना पर किसी ताज़ियाने से कम नहीं लगे थे। बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी। वो आगाह करता गेट बंद किए बिना वापस पलट गया। गज़ल इतनी तेज़ी से दाखिल हुई जैसे वो इरादे ही बदल डालेगा। खिड़की बंद करते इशरत जहाँ ने सुकून का सांस लिया और सोने के लिए लेट गई। अनाव, नफरत और खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत खोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। वो ड्रेसिंग रूम से भीगा लिबास बदल के आई। सारे जिस्म पर कपकपी तारी थी। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाते फारिस ने गहरी नज़रों से इसका कपकपाना मुलाहिजा किया। वो बालों को टावल से खुश करती फारिस की नज़रों से बेखबर थी। होश तब आया जब वो अपनी तरफ खींच चुका था। बदहवासी में टावल हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो इसके कपकपाते वजूद को खुद में बुरी तरह फेंचे हुए था। गज़ल की हालत ऐसी कह रही हुई कि वह एहतजाज भी न कर पाई, शायद करना ही नहीं चाहती थी। कहा था ना बहुत मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। उसे बेड पर धकेलता इसके ऊपर झुका था। गज़ल ने ज़ोर से आंखें मीची। कुछ लम्हे बीते और दुपट्टा गले से सिरकता महसूस हुआ। तुम्हारी सांसों को मुश्किल कर दूंगा तुम्हारे लिए। इसके कांपते होंठों पर झुका था। इसके अंदाज में अमल में इतनी जारियत थी कि गज़ल को अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। जब काफ़ी देर बाद भी इसकी गिरफ्त हल्की न हुई तो इसने भरपूर मज़ाहमत करते फारिस को खुद से परे धकेला। इसके दूर होते हुए गहरे गहरे सांस भरने लगी। फारिस की आंखों में सुलगती लकड़ियों की कड़वाहट उतर आई। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ। वो एक झटके से इसे करीब करता लब इसकी गर्दन पर रख गया। इसके हाथों को इतनी सख्ती से जकड़ा हुआ था कि उसे फड़फड़ा के रह गई। फारिस के अंदर तनफ्फर सर उठाने लगा। नतीजतन इसने इसकी गिरफ्त सख्त और होती गई। ये इसका नसीब था। गज़ल ने सभी आंसुओं को अंदर उतारा। फारिस के हाथ में खिलौना बन के रह गई जिससे इसने मन भर के खेला और जब तलब पूरी होगी तो बेड से नीचे धकेल दिया। गज़ल के अंदर छन से कुछ टूटा जिसकी किरचियाँ बाकी मादा राती से रुलाती रही और बेखबर पुरसकून नींद सोता रहा। शायद लख दिल लानत फारिस के उत्ते। गज़ल बीबी भी जेड़ी बन के आई सी लानती इंसान बेगैरत। एक ठंडे फर्श पर सुबह के करीब कहीं जाकर इसकी आंख लगी थी। वो खुद में सुकड़ी सिमटी सो रही थी। फारिस की जब आंख खुली तो इसे बेड पर न देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ। नजरें जब ठंडे फर्श पर सुकड़े सिमटे वजूद पर पड़ी तो इसे नदामत ने आखेरा। डूब के मर जा लानती। इसने झुककर गज़ल को बाहों में भरा और बेड पर एहतियात से लिटाकर इस पर कंबल दुरुस्त किया। इसकी पलकों पर आंसुओं के कतरे फारिस को बेचैन कर रहे थे। वो लबों से इन कतरा कतरा आंसुओं को चुनने लगा। तेरी जान नूर होकर सुती है लानती। खुद पर से हर इख्तियार खोए हुए इसके चेहरे के एक नक्श को मोहब्बत और कीदत से चूमने लगा। इन लबों पर रात इसने कितना जुल्म उठाया था। फारिस ने हर जाने के तौर पर इन्हें धीरे से कई बार लबों से छुआ। गज़ल कसमसाने लगी। फारिस
होश में आते इससे दूर हुआ। साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया, वो कमरे से बाहर निकल गया। लानती इंसान। मैं अंदर आ जाऊँ चाचू? मैं दरवाजे पर खड़ा इजाज़त मांग रहा था। अरसलान ने बेसाख्ता चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे वह हर एहसास फारिस से छुपाना चाहते हो। आप रात भर सोए नहीं? अरसलान जिस सवाल से बचना चाहते थे वही कर रहा था। कल रात नींद कैसे आई थी? उल्टा अरसलान इससे पूछने लगे। फारिस ने गहरी आ भरी और खिड़की के दोनों पटवा कर दिए। बेसाख्ता ख्याल ठिठुरती हुई गज़ल का रात हुई बादशाह ने चुपके से सर्दियों की दहलीज पर दस्तक देकर इसे जगा दिया था। अरसलान ने आगे बढ़कर पर्दे बराबर कर दिया। मन में लगी आग इस तरह ख़त्म हो तो शायद मेरे अंदर एक चिंगारी भी न बचती। इन्होंने फारिस के कंधे पर हाथ रखा। हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों सिर्फ कुदरत को हमारा इम्तिहान मतलूब है? जिनकी परछाइयों तक से हम दूर रहना चाहते हैं वही क्यों हमारा ज़ब्ता आजमाने चले आते हैं? आपने अपनी जवानी रोल दी एक नाकदरी औरत के लिए। इसका क्या बिगड़ा? इसे तो ज़रा सा भी फ़र्क न पड़ा। नुकसान सिर्फ हमने उठाया, जो गंवाया वो हमने गंवाया। शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज़ पोछर होने लगी। अरसलान को लगा इनके वजूद की सारी थकन फारिस में सरायत कर गई। सारी गलती इसी की नहीं थी, मैं भी कसूरवार था। इसने कम उम्र में मोहब्बत की जिसे वो संभाल नहीं पाई। 16 साल की थी जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। मोहब्बत करना तो जानती थी, मगर दिल टूटने पर खुद को कैसे संभालते हैं बस यही मालूम नहीं था इसे। मैं चाहता तो इसे संभाल सकता था, लेकिन पहली रात इसके मुंह से किसी और का जिक्र सुनकर मैं अपना ज़ब्त खो बैठा था। फिर वो गुस्से में गलत हुआ, इससे कहीं ज़्यादा मेरा कसूर था। ज़ख्म ताज़ा था, भरते भरते बढ़ता, मगर मैंने वक्त ही नहीं दिया। फिर जिस दिन इसने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया, मुझे लगा इसने जानबूझकर मेरे बच्चे को ख़त्म किया। अरसलान चाचू ने सरदार भरी अब बाहें भर सकते थे। हालांकि इसकी तब्दीली मैंने खुद नोट की थी। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरी नफ़रत इसे फिर इस शख्स के पास न ले गई। अगर मैं चाहता तो जो हुआ इस तरह ना होता। अरसलान चाचू अपना मुहासबा कर रहे थे, जो किसी हद तक सही था। फारिस ने सर झटका। जो औरत खर बस आना ही ना चाहे, इसे बांध कर नहीं रख सकते। फारिस तलक हुआ। अरसलान चाचू ने नफ़ी में सर हिलाया। यही तो मेरी गलती थी। बहुत बाद में जाकर मालूम हुआ था फारिस कि जो मैं देख और समझ रहा था वो सिक्के का एक रुख था। इसकी खामोशी, मेरी परवाह करना, ये सब मुझे दिखाई न दिया। याद रहा तो इतना कि इसने मेरे साथ बेवफाई की थी, और यही सोचा एहसास पर गालिब आ गई। वो भी कहाँ तक बर्दाश्त करती। बस फिर हम दोनों में ठन गए और इसने वही किया जो इन हालात में से बेहतर लगा। नतीजा तलाक की सूरत में सामने आया। अरसलान की आंखों में नमी चमकी। फारिस ने होंठ भेज लिए। काश अरसलान वक्त पर संभल जाते। सिर्फ एक मोहब्बत के सिवा इसने कोई ख़ता तो नहीं की थी। वो तो हर मुमकिन तरीके से निभाना चाहती थी, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहती थी, मगर वो माजी में उलझे रहे। मर्द क्यों औरत का माजी फरामोश नहीं करता? अपने मोहब्बत के किस्से तो बड़े मज़े लेकर अपनी बीवी को सुनाता, मगर इसके मुंह से किसी गैर का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये खुला तजाद आज भी कितने घर टूटने का सबब बन रहा था। मैं बताऊँ फ़र्क ना से जो है मुझ में और तुझ में। मेरी ज़िंदगी तलातन, तेरी ज़िंदगी किनारा। कोई ये शकील देखे ये जुनून नहीं तो क्या है कि इसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। वही तो बात है ना। अपनी बीवी को तो कभी अपने एक्स के किस्से सुनाए जाते हैं, कभी बताया जाता है जी बैठ के, वो फलानी कज़न मेरे ते मरदी सी, वो फलानी तो मेरे ना चक्कर सी, वो फलानी तो मैं सी ते वो सी। मतलब हद ही हो गई। वैसे लख दिलाना तिदा दी मर्दा दे उत्ते। फारिस ने अपने कहे के मुताबिक गज़ल की अपने घर में हैसियत तयन कर दी थी। इसे मुलाजमा का दर्जा दिया, जिसने बखुशी कबूल किया। कमाल भैया ने घर जाके न जाने क्या कहा कि इधर से मुकम्मल खामोशी थी। गज़ल सारा दिन खुद को घर के कामों में इंशाए रखती। इशरत जहाँ के दिल से होक उठती। कितने अरमानों से उसे ब्याह कर लाई थी, और अभी आलम था कि इस पर नज़र भी न मिला पाती। गज़ल की वीरान ज़िंदगी देखकर वो खुद को कोसती थी। अपने पुत्र दी जान रो। अरसलान ने जब अपना बच्चा खोया तो इन्होंने 10 साल फारिस को इनके करीब तर कर दिया। इन्हें खबर ही नहीं को अपने चाचू के इतने करीब हो गया कि इनकी ज़ात की परतें खोलता इनकी रूह तक में उतरता चला गया। और अरसलान के माजी को लेकर इतनी नफरत अपने अंदर दबाए हुए था, इशरत जहाँ को भनक तक न पड़ी। और आज सब जानकर भी वो कुछ भी करने की पोजीशन में ना थी। खाना तैयार है, आप कहें तो लगा दूँ? इन्हें सोचो कि किरदाब से गज़ल की आवाज़ खींच लाई। सरस बात में हिलाते हुए इसकी सोनी कलाइयाँ देखती रहेगी। गज़ल का यही मामूल था, एक लगी बंदी रूटीन। और फारिस वो दिन भर घर से गायब रहता। घर आके भी अपने सामने ऑफिस का काम फैलाए रखता। इसने भी शायद फ़रार की राह तलाश कर ली थी। कितना समेट कर वो कमरे में आई तो फारिस अपने सामने चार्ट पर मुख्तलिफ लकीरें खींच रहा था। और वो एक आर्किटेक्ट था, अपने प्रोफेशन में माहिर, और ज़िंदगी जो लाम थी, चबल। फर्श पर अपना बिस्तर सेट करती गज़ल के वजूद को संजीदगी पूरी तरह अपने लपेट में लिए हुई थी। इस रात के बाद से वह यहीं सो रही थी बेड पर। फारिस ने इसे बुलाया नहीं और खुद से इसने भी कोई कोशिश नहीं की। इन दिनों तबीयत अजीब सी हो रही थी। वजह जान के भी वो नजरें चुराए हुई थी। इशरत जहाँ ये तब्दीली नोट कर चुकी थी, गज़ल ने इतने आम से लहजे में इकरार किया कि इसकी बेरौनकी देखकर नए सिरे से दुख में घिर गई। अलबत्ता फारिस को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर पड़ा भी था तो इसने जाहिर नहीं होने दिया। आंखों में नमी लिया, फारिस की तरफ से करवट बदल गई। बागी आंसू न जाने के इन सबके आदि नहीं हो पा रहे थे। हम भी हैं एक उजड़े हुए शहर की मिसाल, आंखें बता रही हैं कि वीरान तुम भी हो। ऑफिस का काम समेट कर तकिया दुरुस्त करते फारिस की नज़र इसकी पुष्ट पर ठहर गई। लानती अन्ना ही हुई है तू। ठहरे पानियों से लड़की के वजूद पर काई जमने लगी थी। वो आज भी इस पल की गिरफ्त में हैरान खड़ा था जब गज़ल को गेट के बाहर जमे देखा था। क्या ये रिश्ता इतना अहम था इसने कि कमाल को वापस भेज दिया, या फिर दिल उजाड़ने का कोई नया तरीका था? खैर जो भी था, गज़ल का ज़ब्त आखिरी हद तक आजमाना चाहता था। पहली शब की बेख्तियारी के बाद इसने गज़ल की सिम दोबारा पेशकदमी नहीं की।
ज़िंदगी के बारे में तो इसने ऐसे तो नहीं सोचा था। वो तो अरसलान चाचू से अक्सर मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारना चाहता था, मगर हाथ क्या है, वही पछतावे। सुबह नाश्ता करके वो ऑफिस बैग उठाए बाहर आया तो गज़ल जूतों से बेनियाज गुदा जमाती सर्दी में ठंडे पानी से फरिश्त हो रही थी। इसे देखकर फारिस पर कपकपी तारी भी हुई। वो इसकी कंडीशन से वाकिफ था। दिल में दर्द सा उठा। बेसाख्त नज़र नीले पड़ते पानी पैरों पर पड़ी मोजे और शूज़ के बावजूद भी इसके पैर सर्दी महसूस कर रहे थे, और एक वो थी जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। कुछ कहने न कहने की कश्मकश में घिरा वो लब भेजता गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते गेट अबूर कर गया। गज़ल ने एक थकी थकी सांस खाई। इसकी कई दिनों से फारिस का रवैया ऐसा ही था। वो इसके पास ठहरता, कुछ कहने की कोशिश करता और बिना एक लफ्ज़ के गुजर जाता। सफ़र इज़्ज़त में चलते चलते कभी कभी यूँ भी होता है, बेतहाशा चाहने वाले बेवजह छोड़ जाते हैं। वो फर्श होकर अंदर आई तो इशरत जहाँ ने रिसीवर इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे घर से फ़ोन है, बात कर लो। वो फ़ोन से थमाती खुद अंदर कमरे में चली गई। हेलो। इसने सारे वजूद की तवानाई सर्फ करके आवाज़ निकाली। खुद की आवाज़ आजकल पराई पराई मालूम होती थी। गज़ल मेरी बच्ची कैसी हो? दूसरी तरफ अम्मी थी। आप कैसी हैं और घर में सब खैरियत है? वो अपनी खैरियत गोल कर गई। झूठ बोलना आता नहीं था और सच नहायत तलख और तकलीफ देता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं कैसे फारिस के इंतखाब में गलती हो गई। अम्मी की आवाज़ पस्त थी। गज़ल के चेहरे पर अफसुर्दा मुस्कान खिली। वो इन्हें कैसे बताती गलतियों का अंबार जमा था। गलतियाँ सुधारने के लिए होती। अम्मी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा वो सब ठीक कर पाऊँ। वो बुझे बुझे लहजे में बोली। इसके लहजे का कर्ब शायद अम्मी से बर्दाश्त ना हो। वो रोते हुए फ़ोन काट की। न जाने कितनी देर गज़ल हाथ में रिसीवर लिए साथ बैठी खड़ी हुई तो ज़ोर का चक्कर आया। अंदर आते फारिस की नज़र इसी पर जमी थी। इस फर्श की तरफ गिरता देखकर भाग के करीब आया। कांपता वजूद बुखार से दहक कर अंगारा बना हुआ था। इसे क्या हुआ? बाहर आती इशरत जहाँ के आगे बढ़कर फारिस से पूछा। आप डॉक्टर को कॉल करें, बहुत तेज़ बुखार है इसे। लानती इंसान, बगैरत। वो गज़ल को बाजू में उठाए अपने कमरे की सिमट पड़ गया। वो घर पर एक अपनी ज़रूरी फ़ाइल लेने आया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने से परेशान कर दिया। डॉक्टर चेक करके दवाएं तजवीज़ कर गया। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो जिस दौर से गुजरी थी इसमें ज़रा बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बताया। ज़रा सी कोताही माँ बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती थी। डॉक्टर जा चुका था। बुखार कम होने की सूरत में गज़ल को इंजेक्शन लगाना था। हाथ में सिरिंज पकड़े फारिस ने एक नज़र इसके कमलाए ज़र्द चेहरे को देखा। इसने भरी सिरिंज को साइड पर रखा और फ़ोन करके ऑफिस न आने की इत्तला कर दी। गज़ल में होश सी पड़ी थी। इशरत जहाँ सूप रख कर गई थी। फारिस ने इसे एहतियात से उठाकर अपनी टेक फराहम की और गाल थपथपाते से सूप पिलाने लगा। गर्म सूप ने मैदे में उतर के तवानाई फराहम की तो गज़ल का एहसास होकर फारिस के बहुत करीब बैठी है, बल्कि इसी के सारे नीम दराज है। वो सिमट कर कदरे फासले पर हुई। वो इस इल्तफ़ात की तवक्का कब रखती थी? बाउल साइड पर रखते फारिस ने गहरी नज़रों से इसकी हरकत नोट की। सर्दी से कामती वो बेड से उतरने को पर तो रही थी। फारिस को न जाने क्यों नागवार गुजरा। इसने एक झटके से गज़ल को करीब करते इसकी आंखों में झांका। लानती, ये शर्मो हया या गुरेज? बस सवाल कर रहा था। गज़ल के हलक में नमी खुली। फारिस ने बगौर तासरात नोट किए। वो किसी भी पल रोने को तैयार थी। अंदाज़ ऐसा था कि फारिस को छोड़ते भाग खड़ी हो। न जाने कि फारिस को बुरा लग रहा था, बेहद बुरा। अपनी जान नू रो फिर बैठ के तेन बुरा लगता पे असी से बगैरत। मुझसे दूर ना हुआ करो गज़ल। वो क्या कह गया था? रोते हुए गज़ल इसके फराक सीने से आ लगी। तेरी जान नू बह के कोल बह के तेन रोया करे तेरी जान नू। खुद स्पुर्दगी किया था फारिस को बेहद भाई। वो इसे एहतियात से बेड पर लटाता इस पर झुक गया। आज गिरफ्त में सख्ती थी ना जा रही। तो गज़ल ने पुरसकून होकर आंखें बंद कर ली। गज़ल भी दौड़ फिटे मुँह। इशरत जहाँ ने कहा था गुस्सा ठंडा होते फारिस से मेहरबानी इसके लिए कोई नहीं होगा। इसकी पनाह में गुलाबी पड़ती इसकी शिद्दत सहती। गज़ल इनकी बात पर ईमान ले आई थी। आज की शाम बहुत बड़ी चमकीली सी थी। कई दिनों से धुंध की लपेट में बेबस सूरज पूरी आबोताब से चमका था। गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए बालकनी में निकला। अब कैसी तबीयत है? फारिस ने अचानक कब पीछे आ खड़ा हुआ। इसके फिक्र में डूबा लहजा गज़ल को खुश कर गया, बेइंतहा खुश। तुम नहाई क्यों? फारिस को तशवीश हुई। गज़ल की नज़र हया से झुकी। आपकी वजह से। वो इतने धीमे से बोली कि फारिस पर मुश्किल सुन पाया। लबों पर शरीर सी मुस्कान खिली। फिर मेरी वजह से तुम्हें ये इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। इसने हाथ में पकड़ी सिरिंज से चंद कतरे महलूल के टपका। नहीं। खौफ से वो बोल भी ना पाई। फारिस ने धीरे से इसे अपने साथ लगा और स्लीव्स चढ़ा के इंजेक्शन लगा दिया। गज़ल ने मजबूती से फारिस के शाने को मजबूती में जकड़ा, गर्दन जकड़ा दी। मर्द की फितरत है कि वो सब गलत करके भी खुद को हक पर जानिब समझता है। एहसास होने पर पेशरफत भी करता। यही फारिस ने किया। कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई थी। इसने अपने अमल से गज़ल को मौत पर किया। वो एक कदम बढ़ाता तो गज़ल 2 कदम आगे बढ़ती। जानती थी अना की दीवारें सवाए नुकसान के से कुछ नहीं देंगी। कम अज़ कम दूसरों की ज़िंदगी से इसने यही तजर्बा हासिल किया था। लाख दी लानत, इदा ही माफ़ कर दिता उन्होंने। अरसलान चाचू वापस सऊदी अरब जा चुके थे। इन्हें ज़िंदगी हुई तनहा गुजारनी थी। ये तयशुदा बात थी। वो खालदा बाजी से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद इन्हें इत्मीनान और सहारा नहीं दे पाए थे। शक की दीमक ने इनके आशियाने को जाड़ डाला, जिसका कलक इन्हें ताउम्र रहना था। खालदा बाजी से ये गलती हुई कि इन्होंने सच्चाई की बुनियाद पर अपने रिश्ते को इस्तेवार करना चाहा, मगर अरसलान चाचू का ज़रफ़ इतना छोटा निकला कि वो इनकी ख़ता माफ़ी न कर पाए। फिर क्या था? इन्होंने ज़िद में आकर फिर इन्हीं मंजिलों की तरफ कदम बढ़ा दिए जहाँ सिर्फ सफ़र की थकन ही इनका मुकद्दर ठहरी थी।
रहे कमाल भैया तो इस सारी ज़िंदगी में इनकी शख्सियत उलझन का शिकारी। वो मोहब्बत तो कर गए मगर अपनी अना को ना सुला पाए। शहजाद के इनकार के इनकी मर्दानगी पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो मोहब्बतों से गुद्दी खालदा को खार पर घसीट लाए। वो कान के कच्चे थे और दूसरों को सुनकर अमल करते। यही वजह थी कि जज्बातियत में बहकर वो खालदा से अपनी राहें जुदा कर बैठे। किस्मत शायद इन पर मेहरबान रही, इसलिए खालदा को पाने का दूसरा मौका इनके हाथ लगा, मगर कुव्वत इरादा की कमी के सबब वो डट ना पाए और दूसरों के हाथों मामूल बनते चले गए। शैला भाभी फितरतन हाकमाना तबीयत की मालिक थी। वो कमसूरत थी मगर कमाल भैया की जो शख्सियत की बदौलत वो हर मंजर पर छाती चली गई। एक खूबसूरत ऊपर से काट का उल्लू, इन्हें मज़ीद क्या चाहिए था शौर में। सही गल। अलबत्ता गज़ल ने जिस वजूद से हौसला और इस्तकामत सीखी वो सिद्दीक़ा बाजी थी। वही सिद्दीक़ा बाजी जिन्होंने अम्मी के फ़ैसले पर सर झुकाया, मोहब्बत को ख़ानदान की इज्जत पर कुर्बान कर दिया। क्या मुश्किल इनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी? क्या इन्हें पलटने का मौका नहीं मिला था? 8 साल सईद इनके मुंतज़िर थे। सईद की सूनी ज़िंदगी ने बैरान किए रखती, मोहब्बत का गम इनकी मुस्कुराहट को भिगोए रखता। मगर वो जानती थी औरत नस्लों की मीन होती है, वो आइंदा आने वाली नस्लों के नसीब का फ़ैसला करती है। इसका एक गलत कदम न जाने कितनी नस्लों से सर उठाकर जीने का हक छीन लेता है। वो औरत ही क्या जो मन ना मार सके। अम्मी अक्सर कहती तो सिद्दीक़ा बाजी ने इनकी बात पल्लू से बांध ली। इन्होंने मन मारा था और अल्लाह ने इन्हें सबकी नज़रों में सुरखरू कर दिया। 3 अदद प्यारे बेटों ने इनकी हस्ती को तफाकर का एहसास बख्शा। फ़हद भाई तो इनके दीवाने थे, भला एक औरत को इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इन्होंने 8 साल बाद सईद को फ़ोन किया। मैं बहुत खुश हूँ सईद, हो सके तो अपने माँ बाप के दिल की ठंडक पहुँचा के तुम भी पुरसुकून हो जाओ, मेरी वापसी की उम्मीद छोड़ दो। इनका लहजा मजबूत और मुस्तहकम था। सईद ने इनका मान नहीं तोड़ा। शादी करके इन्होंने घर वालों को खुश कर दिया। सिद्दीक़ा बाजी के चेहरे पर वक्त इतना सुकून रहता जिनके चेहरे को वही सी चमक बख्शता, वही सुकून जिससे कमाल भैया, खालदा बाजी और अरसलान चाचू बेफैज़ रहे थे। इस नाल यारी कदी ना करे जिसनू अपने ते गरूर होवे, माँ बाप नू बुरा कदी ना कमी चाहे लख उन्हां दे कसूर होवे, राह चलदे नू दिल ना देवी चाहे लख चेहरे ते नूर होवे, ओ बुलिया दोस्ती सिर्फ उत्थे करी जिथे दोस्ती निभान दा दस्तूर होवे। फारिस के कपड़े हैंग करके वो बालकनी का दरवाज़ा बंद करके बेड पर इसके करीब आ बैठी। हस्बे मामूल ऑफिस का काम सामने फैला बैठा था। गज़ल को इसकी मसरूफियत से भी प्यार हो चला था। शायद पागल थी वो, दिमागो वेली, दिमागो पैदल सी हो। खुद पर कंबल दुरुस्त करती वो सोने के लिए लेटी और मुस्कुरा के आंखें बंद कर गई। ये मुस्कुराहट अब इसके चेहरे का खासा हो चली थी। कुछ देर गुजरी थी कि फारिस ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब कर लिया। मेरे बिना ही सोने चली थी? तेरी नहीं, तेरी जान नूर होकर सोएगी हो। इसके गालों को लबों से छूता हुआ शिकवा कर रहा था। आप मसरूफ़ थे? गज़ल ने प्यार से जताया। मसरूफ़ था मगर तुमसे बेखबर नहीं। फारिस का खुमारू लहजा इसके हवास मुख्तल करने लगा। सुबह तैयार है ना, ऑफिस से वापसी पर तुम्हारे घर चलेंगे। इसके बालों को प्यार से सहलाता वो गज़ल के दामन में दुनिया जहाँ की खुशियाँ डाल गया। शादी के 6 माह बाद वो इसे घर ले जाने के लिए कह रहा था। गज़ल की इस्तकामत रंग लाई थी। मैं वहाँ रात ठहरूँगी, गज़ल ने लाड से कहा। हरगिज़ नहीं, रात ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वापसी साथ ही होगी। फारिस के बेलचक हतमी लहजा था। गज़ल को इसके इनकार पर भी प्यार आया। वैसे ही था, हक जताता, इसका ख्याल रखता तो लानत खाता। क्यों? गज़ल ने मसनूई खफकी से घूरा। सारा कसूर तुम्हारा। 6 माह से एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं हुई, अब आदत ही नहीं तुम्हारे बिना रहने की। वो बेचारगी से कहता सारा इल्ज़ाम इस पर धर गया। और कोई हुक्म? लाड से इसके गिर्द बाजू हमाइल करती हुए इसे बेखुद कर गई। इस सारी कहानी में गज़ल फारिस के किरदार से यही नतीजा खस पाई थी कि इस शख्स के साथ इसकी संगत में रहकर जो किसी न किसी ज़हनी जज्बाती कशमकश का शिकार हो, इंसान उसे ज़रूर लेता। और यही असर फारिस पर हुआ था। अरसलान को कमाल से नफरत थी, वही नफरत फारिस में ट्रांसफ़र हुई। वो खालदा के लिए तड़पा करते थे, इनकी तड़प फारिस के दिल में खालदा के लिए नफरत और बेजारी भर गई। ये इंसानी फितरत है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं इसकी पसंद नापसंद को भी अपनाते हैं और मौका मिलने पर तीसरे फरीक पर सबन डेल देते हैं। फारिस को मौका गज़ल की सूरत में मिला। गज़ल इस शख्स की बहन है, ये पता इसे निकाह के बाद चला। हमला इतना अचानक था कि इसे समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। गुस्से में इसने जो कुछ किया शायद आम हालात में वैसा हरगिज़ ना करता। तो गुस्से हो रहा, इस वाला तो नहीं किया है, एम ही नहीं किया होया। लेकिन जो ही गुस्सा मानित पड़ा, ये एहसास बड़ी शिद्दत से जागा कि इस सब में गज़ल का कोई कसूर नहीं। अगर एड्डा ही जाग गया सी तो फिर अपनी लानती अना सैड तरह के माफ़ी मांग लेंदा बगैरत। गज़ल के उम्मीद से होने की इतला अना और ज़िद पर आखिरी बार साबित हुई। फिर इसने पहल करने में देर नहीं लगाई। अरसलान चाचू की ज़िद और अना ने इनका घर उजाड़ा था। फारिस को सबक देर से ही सही मिला मगर ज़रूर। अपने घर जाने के लिए तैयार होती गज़ल को खलील जबरान के कहल पड़े अल्फाज याद है। नई बुनियादें वही लोग भर सकते हैं जो इस रात से वाकिफ़ होकर पुरानी बुनियादें को बैठ गई हैं। गज़ल ने कमाल, खालदा, अरसलान और सिद्दीक़ा और फारिस को बहुत करीब से देखा था। इनकी गलतियों से इसने ये सब सीखा था कि इस्तकामत ही वो कुंजी है जो बड़े से बड़े मजबूत ताले को खोल के रख देती है। इसने सब्र इस्तकामत से फारिस का हर जुल्म हर सितम सहा था। वो अपने रिश्ते में अना को बीच में नहीं लाई थे। अनाओं के महल खड़े करने वालों का अंजाम वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। इसकी साबित कदमी के आगे फारिस ज़्यादा देर डटा नहीं रह पाया। नतीजतन वो दिल समेत इसकी तरफ खुद आया था। गज़ल ने क्या किया था? सिर्फ इश्क का जाम ही तो पिया था। भले इस जाम से बढ़ के भी कुछ जाम की से तलब हो सकती थी। इश्क सादक वही जो अनार खुद गर्जी से पाक होता और जिसे अनार खुद गर्जी की भेंट चढ़ाते हुए तमाम उम्र राहें भरते और पछताते गुजार देते। आपका क्या ख्याल है? तो क्या ये दिल से मोहब्बत का एतराफ़ नहीं? किसी भी बात पर अब तुझसे इख्तलाफ नहीं।
ख़त्म शोध। ये जी हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। राइटर और नावल नेम भी डिस्प्ले है। अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सेट था, लेकिन एटलीस्ट अगर फ़ारिस को वाकई ही अपनी गलती का कुछ एहसास हुआ था कि वाकई वो गलत है, लानत उसने लानतीपन की है, उसको वाकई अपनी बगारती का एहसास हुआ था, तो एटलीस्ट उसको माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी ना बीवी से। उसका क्या कसूर था? नहीं याद है, चलो खुदा ना कि उसने उसके भाई ने तुम्हारी बहन को धोखा दिया, कुछ इदा दा चौथे मलियों उनके चाचे का विआह होया। चाचे की जी बुढ़ी सी ना, मतलब जी एक्स चाची सी, वो जिन्हों पसंद करती सी, ओदी भैन नाल वैर पा ले। लाख लानत है बई। बाकी अगर माफ़ी मांग लेता तो नावल बेहतर होता था, अच्छा होता था। बाकी अभी भी अच्छा था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ और मैं आपको अलविदा कहूँगी। एक वीक में आपसे नहीं मिल सकूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे। तो कल इंशाल्लाह हमने चले जाना है मेरा ख्याल। हाँ जी, कल इंशाल्लाह कल तक तो पहुंच जाएंगे। ट्यूसडे को हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक आज ये ट्यूसडे को ये वाला नावल अपलोड करना ना, मैंने आज वन नाइट बिफोर रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए। तो ऐसा है कि आप लोगों को नावल्स मिलते रहेंगे लेकिन रीच नहीं मिलेगी। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, एक 1 वीक हमें वहाँ पे लगेगा। उसके आप लोगों की कोशिश, कमेंट्स का मेरा ख्याल है मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। बाकी मैंने आप लोगों के लिए सारी सेटिंग कर दी है। नावल आप लोगों को इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो आपने करना क्या है, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से उम्रा हो जाए इस दफ़ा, तो कोई भी रुकावट ना आए। और दुआओं में याद रखना है और मुझे मिस करते रहना है। वैसे तो मैं आपको मिस करने का मौका छोड़ के नहीं जा रही कि मतलब मैं अगर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप लोगों के लिए ना करके जाती, एक आधे वीक के लिए गायब हो रहती, फिर मैं पूछती कि कोई मिस करता है मुझे कि नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने मुझे पता मुझे कोई मिस नहीं करना था। कुछ लोगों ने मिस करना था, बाकी ने भज भूज जाना सी, मैं जो आना सी चैनल खाली भी आना सी। खैर अभी हम कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए अगले पूरे वीक का काम सेट कर लिया है, जैसे भी मैंने किया है कि टाइम लगा के, जिस तरह से भी मैंने किया है ना, तो मैंने आप लोगों के लिए टाइमिंग भी सेट कर ली है। हर चीज़ नावल आप लोगों को डेली मिल जाया करेगा अपनी टाइमिंग के ऊपर। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मतलब कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी मेरी तरफ से, ठीक है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन फिर मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ बोलूँगी। फिर मैं आपसे मिलूँगी 1 वीक के बाद। हुमा ज़फ़र अब्बासी काफ़ी सिंपल था जब तक नावल में ऐसे सीन ना हो जिनके पीछे धूम ताना ना बैकग्राउंड होता है, मज़ा नहीं आता। बात तो आपकी सही है, ये वाला नावल वाकई बहुत सीधा था, मुझे रीड करने के बाद पता चला। थैंक यू हुमा। नावल में ट्विस्ट एंड टर्न्स होने चाहिए थोड़े से ना। थैंक यू हुमा। अनीस बानो, कुछ खास नहीं, सिंपल स्टोरी थी, मज़ा नहीं आया। ओके, थैंक यू अनीस बानो। नावल वाकई ज़रूर से ज़्यादा सिंपल था। तैयबा अशरफ, ज़बरदस्त नावल आपी, थैंक यू तैयबा। तैयबा अशरफ, नाइस नावल आपी, थैंक यू तैयबा। लेविस सलोन, नाइस गुड, थैंक यू लेविस सलोन। सकीना जैदी, लव्ड इट, लॉन्ग नावल्स हमेशा बेस्ट लगती हैं, थैंक यू सकीना। देखते हैं आप नेक्स्ट लॉन्ग नावल में होती हैं कि नहीं होती। साइका, नाइस नावल, थैंक यू साइका। खबर अब्बास, शाहजेब शाहजैन, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन खबर अब्बास पहले आप मुझे ये बताएं आप थी किधर? आप बहुत टाइम बाद आई हैं, नहीं तो आप मेरी एक रेगुलर लिसनर थी, आप मुझे डेली कमेंट करती होती थी। अब आप बहुत टाइम के बाद आई हैं। खतीजा एम, नावल डिसेंट था पर राइटर का दिमाग कहाँ था, मतलब जिस लड़की के साथ ज़्यादती भी उसी से शादी करवा दी मोहब्बत का नाम देकर। ज़रताज सजावल का ट्रैक बहुत बकवास था, मतलब इनसे बेहतर तो शाह की स्टोरी थी। अच्छा जी, अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे वैसे ज़रताज सजावल का पसंद है। हाँ, ये चीज़ मुझे भी नहीं पसंद आई थी कि उसने इंतकाम में अपनी मोहब्बत के साथ ज़्यादती कर दी थी, तो ये चीज़ मुझे भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मुझे वैसे नावल ये वाला पसंद था। थैंक यू खतीजा। आयशा नूर, यार जुमर की अजीब पर्सनैलिटी है, वेरी इगोइस्टिक, नो डाउट। जुमर अगर इगोइस्टिक ना हो तो फिर उन्हें जुमर कौन कहे। थैंक यू आयशा। शैमो, नाइस स्टोरी, आई लव द बॉन्डिंग ऑफ द ट्विंस, मी टू, सेम एयर, मुझे भी इनकी बॉन्डिंग बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच शैमो। आमरा तो फैल, वाकई में ट्विंस के साथ बहुत मज़े के थे। और एक और बात भी बहुत अच्छी थी कि आजकल आप
जो 2 आवर्स की लॉन्ग एपिसोड दे रही हैं। बस देख लें, मैंने अपने फेवरेट नावल्स के लिए और आप लोगों के लिए कितनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स की हैं, और साथ साथ फिर ये सारी चीज़ें भी मैनेज कर रही हूँ कि जब मैंने यहाँ पे नहीं होना तो वो भी आप लोगों को ना हो, परेशानी ना हो, मतलब छुट्टी ना हो, आपका नावल आपको मिलता रहे। थैंक यू आमरा। हम्माद शाह, नाइस नावल इन योर वॉइस। सीरियस सिचुएशन में जब आप अपनी राय का इजहार करती हैं ना, कसम से मुझे बहुत हंसी आती है। थैंक यू वेरी मच हम्माद शाह। आई एम ग्लैड कि मैं आपकी हंसी की वजह बनती हूँ। लाइक मैं तो नॉर्मल बात करती हूँ जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो कमेंट सेशन है इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल बताइएगा ज़रूर। अभी मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे आफ्टर 1 वीक। अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। बाकी आप लोगों के कमेंट्स मैं देखती रहूँगी साथ साथ, अगर मुझे टाइम मिला तो। क्या पता फिर उधर जाके और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं लगता। बाकी मैं आप सबके लिए ज़रूर दुआएं करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी वहाँ पे अपनी दुआ में मतलब आप लोगों के साथ आप लोगों को भी दुआ के लिए शामिल कर सकूँ, आप लोगों के लिए लाइव वीडियो शेयर कर सकूँ या कुछ इस तरह का ना कर सकूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी दुआ कर लें। तो बाकी अल्लाह खैर रखे। तो इंशाल्लाह फिर अगर ज़िंदगी रही तो मिलेंगे 1 वीक के बाद। नावल आपको मिलते रहेंगे, रीच नहीं मिलेगी, रीच 1 वीक के बाद मिलेगी। ठीक है, मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।